नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में इस वक्त नौकरी को लेकर या रोजगार को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। नियुक्ति पत्र को लेकर तमाम सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल पहले हमने देखा कि बिहार में सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिया। अलग अलग जगह कार्यक्रम का आयोजन करके नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी इसी तरह का काम शुरू कर दिया है। रोजगार मेले के नाम से केंद्र सरकार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और उसमें पहले चरण में 75,000 लोगों को नौकरी दी गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए और आज जब दूसरा चरण उसका हुआ तो 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। लेकिन इस मुद्दे को और ज्यादा गरमा दिया बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों ने, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से आयोजन चल रहा था, बिहार सरकार हमलावर थी, कहें कि महागठबंधन हमलावर था पूरी तरह से केंद्र पर। लेकिन इस बीच बिहार में 7वें चरण शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज से आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो भूख हड़ताल पर जाएंगे और आमरण अनशन करेंगे, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इस पर रोक लगा दी और प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। लेकिन अब अभ्यर्थियों का कहना है कि वो आंदोलन करेंगे। पटना में हमें जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है तो हम दूसरे जिलों में जाएंगे और भूख हड़ताल आमरण अनशन करेंगे, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इसमें लेट क्यों हो रहा है। इस बीच बीजेपी के नेताओं से शिक्षक अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि 13 दिसंबर से पहले 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करिए, नहीं तो विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे, जो अगली सत्र की शुरुआत होगी। और आनन फानन में शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री ने बुलाया, बातचीत हुई। लगा कि शायद कोई बड़ा ऐलान या कोई बड़ा समाधान निकलेगा, लेकिन जब शिक्षा मंत्री बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि हम कई बार कह चुके हैं कि शिक्षक नियोजन होगा, लेकिन इस पर बार बार सवाल पूछना ठीक नहीं है और इसमें महीनों का वक्त लगेगा। यानी एक बार फिर से अनिश्चित काल के लिए इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर दी गई है। कब होगा, समय निर्धारित नहीं किया गया है। आप बयान सुनिए दोनों मुद्दों पर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई। आज रोजगार मेला के तहत पूरे देश में 45 जगह पर 71,000 नौजवानों को नई नियुक्ति पत्र दी गई है। सर खुश तो बहुत हैं। फिलहाल आखिरी 2 साल से इंतजार था इस वेट लेटर का, फाइनली हाथ में है, तो इसलिए खुशी तो बहुत ज़्यादा है। बहुत खुश है, घर भी बहुत, सब कोई बहुत खुश है। प्रधानमंत्री का मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। इस रोजगार मेले में मुझे आमंत्रित करके नियुक्ति पत्र प्रदान किए और मैं यही कहूँगी कि आगे चल के मैं अपना वतन, अपना देश का हमेशा सेवा में हाजिर रहूँगी। जो लोग दिन रात भेदभाव, हिंसा की बात करने वाले लोग, अमन चैन छीनने वाले लोग, कम से कम आज उनको नौकरी पे तो आना पड़ा ना। केंद्र की सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि 1 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और उसी क्रम में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण पिछले बार किया गया और आज और 75,000 लोगों को किया जा रहा है। तो जो हमने वायदा किया है, हम 1 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बीजेपी कार्यालय में इनकी उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ ही साथ कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए। और हम लोगों की मांग 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन है। इसके लिए एनडीए की गवर्नमेंट के टाइम पे हम लोगों को एक शॉर्ट शेड्यूल मिला था कि 26 जुलाई से आप लोग का 7th फेज स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सरकार बदली और हम लोगों को ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन बावजूद 4 मंथ के हम लोगों का पटल पे कोई भी कार्य नहीं दिख रहा है। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सभी महिलाएं जितनी भी हैं हम सभी लोग भूख हड़ताल बैठेंगे और भाई भी लोग बैठेंगे। दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। नीतीश जी के मन में उसी समय था कि कुछ ना कुछ बेईमानी थी, तो वो रोज हमको कहते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे,
हम लोगों का लगातार दबाव भी रहता था कि सरकारी नौकरियां दी जाए। शिक्षक नियोजन पर तो काम चल ही रहा है भाईजान, लगातार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, उप मुख्यमंत्री जी बोले, मैं दर्जनों बार, आधा दर्जन से ज़्यादा बार बोल चुका हूँ। इस मामले में कुछ ज़्यादा ही पूछना उचित नहीं है। तो लाखों बहालियाँ होनी है, महीनों लगेंगे, उनको जो करना है वो करें। सरकार अपना काम कर रही है, कोई बीजेपी वाले या नफरत वाले के कहने से थोड़े न कर रही। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सत्ता पक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता परिमल कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और पटना से हमारे जी मीडिया संवाददाता प्रीतम कुमार जुड़े हैं उन अभ्यर्थियों के साथ जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और जो भूख हड़ताल करना चाहते थे, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। सबसे पहले मैं प्रीतम का रुख करूंगा और प्रीतम, बहुत छोटा मैं सबसे रिएक्शन चाहूंगा कि वहां पर आंदोलन की तैयारी पहले से चल रही थी कि भूख हड़ताल होगा। हालांकि प्रदर्शन तो पहले से हो ही रहा है, लेकिन आज से आमरण अनशन की बात कर रहे थे। क्या बात हुई उनकी बीजेपी के नेताओं से? क्या उन्हें लगता है कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा उसके बाद वो संतुष्ट हैं? प्रीतम। बिल्कुल अभिषेक, में हमारे साथ अभी काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनके पास आपको ले चलेंगे। आज जो आप लोग बीजेपी कार्यालय गए थे, क्या बात निकल के सामने आई? सर वहाँ पे संजय जायसवाल सर ने साफ बोला कि जो विधानसभा का सत्र चलेगा उससे पहले यदि आपकी बहाली का जो मतलब नोटिफिकेशन है अगर वो जारी नहीं होता है तो हम लोग विधानसभा का सत्र चलने नहीं देंगे। तो उन्होंने एज एन अपोजिशन अपनी जो भूमिका है उसको बहुत अच्छे से निभाया और हम लोग उनके पास यही वजह से गए थे क्योंकि क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर 13 दिसंबर से पहले आपकी विज्ञप्ति नहीं आती है तो हम विधानसभा सत्र का विरोध करेंगे। और हम लोग 42 महीना से रोड पे हैं सर, तो हमको वोट पर जाने के लिए आप लोग तत्पर कीजिए। तो प्रीतम, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं करेंगे, वक्त लगेगा और महीनों का वक्त लगेगा धरातल पर लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षा मंत्री से आज मेरी बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि लाखों लोगों का नियोजन होना है, इसमें महीनों लग सकते हैं। सरकार अपनी लाइन से चलती है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। ये शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, क्या कहना है आपका? उन्होंने साफ कह दिया कि इसमें महीनों लगेंगे और अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर, शिक्षा मंत्री जी अगर इस प्रकार के अनर्गल बयान देंगे तो कहीं ना कहीं हम छात्र जो हैं उन्हीं के संरक्षण में हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के बेतुका बयान रहेगा तो हम लोग रोड पर हैं। हमारे पिताजी तो विधायक हम लोगों को नहीं बनाए हैं, ना हमारे जनता के चुने द्वारा प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग सड़क पर रह करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और भैया बता दें कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए हम लोग सड़क पर हैं। बिहार सरकार के पास 3.5 लाख रिक्तियां है और हम लोगों के साथ तो कुश्ती लड़ रहे हैं बहाने बना करके। सर, हम लोग का नोटिफिकेशन दे दीजिए, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे सर? आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, 3.5 साल से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो वेस्ट हो रहा है रोड पे। हम लोग रोड पर से स्कूल के बोर्ड पे जाना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, ऐसे दीजिएगा सर। रोड पे बिठा के रोड पे जाते डंडा मारते हैं। हम लोग आमरण अनशन करने के लिए भूख हड़ताल देने जान भी दे सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन दे दीजिए प्लीज। तो ये अभ्यर्थी थे अभिषेक, जो कि सीधे सरकार से कह रहे हैं, शिक्षा विभाग से कह रहे हैं। दरअसल जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार सिंह, उन्होंने और खुद तब के जो शिक्षा मंत्री जो अभी के जो वित्त मंत्री है विजय कुमार चौधरी, उन्होंने खुद कहा था कि ज्यादा से ज्यादा जुलाई के आखिरी तक में जो है जो 7वें दौर का जो है प्राथमिक शिक्षक नियोजन उसके लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन जुलाई से नवंबर की तारीख बदल गई है, लेकिन अब तक जो है बिल्कुल ये इंतजार लगातार चल रहा है और बार चूंकि कल भी चूंकि जब शिक्षक अभ्यर्थी ये कर रहे थे तो सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा कि शिक्षक अभ्यर्थियों की भी मांग थी। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर यही लिखा कि सरकार कम से कम स्पष्ट तो कर दे, आखिर कब तारीख पर तारीख, ये कब तक चलता रहेगा। प्रीतम, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर हम लौटेंगे। एक बार पॉलिटिकल रिएक्शन फटाफट लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, चूंकि नियुक्ति पत्र बांटने की सियासत तो खूब हो रही है और ठीक है, इस तरह की राजनीति अगर होती है और लोगों को नौकरी युवाओं को मिलती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ऐसा ना हो ना कि आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर रह जाएं। क्या उनके नसीब में सड़क पर रहना ही लिखा हुआ है? आखिर इंतजार कब खत्म होगा इनका? देखिए कात्यायन जी, एक बात हम आपके जिम्मेवार चैनल और इस जो आपका बात विवाद डिबेट है ये पूरे बिहार के लोग देखते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि ये नीतीश तेजस्वी की सरकार जब से बनी है तब से नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और ये मॉडल पूरे देश में अब अपनाया जा रहा है। हम उन अभ्यर्थियों को भी जो आंदोलन कर रहे हैं
उनको भी आश्वस्त करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सबों का नियोजन होगा। अब थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए अभी वो हम कह रही थी कि 41 महीने से तो बीजेपी अभी जो घड़ियाली आंसू बहा रही है, तो सरकार में कौन था? हम लोग तो 3 महीने से आए हैं, हमारी सरकार बनी है। हाँ। ये सारा बीमारी दिया हुआ बीजेपी का है और अभी वो कह रही है। एक मिनट मृत्युंजय जी, मैं भाई आरोप प्रत्यारोप में मुद्दे को गौण नहीं करना है। अगर ये बीजेपी का ही मसला था, अगर ये बीजेपी का मसला था, तो बीजेपी इतना तो कह सकती है कि भाई शिक्षा मंत्रालय हमारे कोटे में नहीं था। जी के नेतृत्व में देखिए अभिषेक कात्यायन जी, हाँ। आप एक बात स्पष्ट हम कह रहे हैं, हाँ। जो सभी हमारे अभ्यर्थी यहाँ खड़े हैं उनको भी कह दे रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये मत बोलिए, आप धैर्य के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये जो आप नहीं, मुझे लगता है मृत्युंजय जी, ये थोड़ा इंतजार का मजा कब तक? 1 दिन इंतजार, 2 दिन इंतजार का मजा होता है, इतने दिन की इंतजार जो है वो सजा बन जाती है फिर। इसलिए हमने कहा कि वो हमारे अभ्यर्थी हाँ। कह रहे हैं कि अनशन करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। आप इंतजार कीजिए, सरकार पर भरोसा रखिए, हाँ। जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। ठीक है विनोद शर्मा जी, क्या ये नियुक्ति पत्र बांटना जो है, ये बड़े बड़े कार्यक्रम करके, मैं सबकी बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या ये सिर्फ बड़े बड़े कार्यक्रम और लाखों रुपए का फूलों का गुलदस्ता और उससे सजा देने से काम होगा, या फिर हकीकत में देखना पड़ेगा कि धरातल पर क्या स्थिति है? सड़क पर लाखों अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और महीनों से कर रहे हैं। देखिए कात्यायन जी, इन बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से बर्बाद हो जा रहा है, जो लंबे समय से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो 3 महीने पहले तक तो आप थे ना, 3 महीने पहले तक आप थे, आपने क्यों नहीं दबाव बनाया मुख्यमंत्री पर? आप ही आपके चैनल पर मैंने कहा है कि हमने दबाव बनाया है। सुन लीजिए, बचा रहे हम लोग हमेशा मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाते रहे। विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, जो सबसे करीबी 1 नंबर के मंत्री हैं मुख्यमंत्री जी के, पहले भी थे, आज भी थे। और वो भी चंद्रशेखर जी जो माननीय शिक्षा मंत्री, वही प्रश्न करते थे कब तक होगा बहाली। अब चार्ज मिला है शिक्षा मंत्री के रूप में माननीय चंद्रशेखर जी को, जो एक प्रोफेसर है, बहुत लंबे समय के बाद प्रोफेसर बने हैं शिक्षा मंत्री, तो उनको इस पर अध्ययन करना चाहिए। वो महीना नहीं तय कर रहे हैं, महीनों में 24 महीने, 48 महीने या 66 महीने कीजिए। और बच्चों को सरकार में क्या किया नहीं किया, क्योंकि बच्चे काफी निराश हो चुके हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली बीजेपी। देखिए, ये मैं दोनों तरफ की सियासत की बात कर रहा हूं, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसको मत बांटिए विनोद शर्मा जी, ये मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी ये सवाल उठ रहे थे और आज भी उठ रहा है कि क्या सरकार पर विपक्ष दबाव नहीं बना सकता। राजा क्या रोजगार पर बात करेगी? कोई लेना देना नहीं है। क्या रोजगार पर आप बात कीजिएगा? शिक्षा मंत्री रोजगार तो तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी के सरकार में शुरू हुआ। ठीक है मृत्युंजय जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ मृत्युंजय जी रुकिए, मैं चाहता हूं कि आराम से सब लोग अपनी अपनी बात करें। मृत्युंजय जी एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए मृत्युंजय जी प्लीज। नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया बीजेपी ने। हाँ ठीक है मृत्युंजय जी सजाने संवारने का काम ये सरकार कर रही है। हाँ ठीक है, मैं 1 मिनट ठीक है विनोद शर्मा जी रुकिए, विनोद जी अब रुकिए। बेरोजगारी की मार से ठीक है विनोद जी, आपने अपनी बात कर ली। जी केवल नाम के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है विनोद जी, आपने अपनी बात कर ली। मैं एक बार विनोद शर्मा जी और मृत्युंजय जी प्लीज, मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय जी रोजगार का मसला है और मैं फिर चाहूंगा कि कोई तमाशा ना हो। मृत्युंजय जी प्लीज आप रुकिए। मृत्युंजय जी 1 मिनट, मैंने आपसे बात की ना, मैंने आपसे बात कर ली मृत्युंजय जी। ऐसा बात बोलेंगे, डेट क्यों नहीं घोषणा करते हैं? 3 महीना पहले सरकार में आप क्या कर रहे घोषणा करते हैं? आप सरकार में क्या कर रहे थे बताइए। चलिए मैं एक बार फिर से प्रीतम के पास चलूंगा। प्रीतम मुझे एक बात बताइए, ये बहस जो चल रही है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं आ रहा हूं क्योंकि वहां पर चिल्लम हल्ला गुल्ली ज्यादा चल रही है। थोड़ा आप बताइए कि क्या लगता है, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, कि क्या उनको लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बटे हैं, या उनको लगता है कि नहीं ये सारे सियासी दल एक जैसे हैं? जो सत्ता पक्ष में होता है वो कहता है रोजगार देंगे, विपक्ष कहता है दबाव बनाएंगे, लेकिन हकीकत में दबाव बनता ही नहीं सरकार पर।
अब देखिए अभिषेक, अभी राजद के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये क्यों मजे लेंगे, इंतजार क्यों करेंगे, जबकि इनके पास बीटेड की डिग्री है, एसटीटी की डिग्री है, सीटेड की डिग्री है, लाखों लाख रुपए भारत के दूसरे हिस्सों में जाकर देते हैं और फिर जाकर बीएड की डिग्री मिलती है। ये इसलिए इनको डिग्री नहीं मिलती, ये इंतजार का मजा लेंगे। आपको पता है जुलाई 2019 में छठे दौर की जो अधिसूचना जारी हुई थी, 2019 से 2022 बीतने को है और अब तक छठे दौर का नियोजन पूरा नहीं हुआ है। तो लिहाजा उनको ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए और इस पूरे मामले में जो बीजेपी है वो भी अछूत नहीं है। बिल्कुल, आप अभ्यर्थियों से एक बार ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सर उनसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि लाखों बहालियां होंगी तो कुछ समय लग जाएंगे। ये बात तो वो अगस्त से कर रहे हैं कि दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सर आपका कितना समय लगेगा, आप क्लियर बताइए। और इंतजार की मजा लेने के लिए कहते हैं। इधर आइए, इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा, इंतजार का मजा उनको 2025 में मिल जाएगा, 24 में मिल जाएगा। आगामी चुनाव में इंतजार का मजा उनको भी हम लोग दिलवा देंगे। हम लोग 3.5 साल से इंतजार करें और कितना इंतजार करें वही बताएं। 3.5 साल से 3.5 साल से इंतजार कर। कुडनी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, मृत्युंजय जी सुन लीजिए, वहाँ पे आपको भी इंतजार का मजा चीख लीजिएगा। तुरंत हार रहे हैं वहाँ पे आप चुनाव, इंतजार का मजा ले रहे हैं सर। बिहार के हमारी लेके रहेंगे, ना दोगे तो हम छीन के लेंगे। हमारी मांगे पूरी। प्रीतम, यानी यहाँ पर ये नाराजगी है और ये नाराजगी है। हालांकि सत्ता पक्ष में कोई ऐसा नहीं है कि अभी आरजेडी है तो आरजेडी को मजा चखाने की बात कर रहे हैं। पहले बीजेपी थी, बीजेपी को मजा चखाने की बात करते थे। मैं एक बार फिर से तमाम मेहमानों से कहूंगा कि मैं जिससे बात करूंगा वही बोलें, नहीं तो मैं बार बार फिर प्रीतम के पास चला जाऊंगा। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर रोजगार पे बात कर रहे हैं, गंभीरता से बात होगी। मृत्युंजय जी बस, मृत्युंजय जी प्लीज, मैं आऊंगा ना, आपको रिएक्शन का मौका देंगे। अरे भाई तो आप बोलने नहीं दीजिएगा तो नहीं तो ऐसे नहीं होगा ना। विनोद शर्मा जी बोलेंगे तो आप चिल्लाने लगेंगे। थोड़ा रुकिए ना, मैं सबसे मौका लेता हूं। होगा, हम तो बोल रहे हैं 3 महीना हुआ है, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो थोड़ा अगर इंतजार कीजिए, ये दोस्त किसका है? विनोद जी ये बीमारी बीजेपी। विनोद जी ऐसे नहीं। वो जो कर रहे हैं वो तो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं परिमल जी के पास चलता हूं। परिमल जी उनके साथ। ठीक है प्रीतम, उनके साथ मैं फिर प्रीतम के पास जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एक मिनट मृत्युंजय जी, थोड़ा आप भी धैर्य रखिए। आप भी धैर्य रखिए। उनकी नाराजगी है और वो मतदाता है, कोई ऐसा नहीं है कि 18 साल से कम उम्र के हैं कि अगर उन्होंने वोटिंग की बात कर दी तो आप नाराज हो गए। उनकी नाराजगी को दूर करेंगे। हाँ ठीक है, एक मिनट परिमल जी और एक एक करके बोलिएगा प्लीज। सरकार से बाहर जाएंगे। एक मिनट विनोद जी प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा कम से कम स्टूडेंट सुन रहे हैं तो ऐसा तो दिखाइए कि आप लोग एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं। परिमल जी, आपको भी मैं कह रहा हूं कि जब मैं मुद्दे की बात करता हूं मुद्दे पर रहिएगा और मैं रोकने को बोलूं तो प्लीज रुक जाइए। परिमल जी बोलिए कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा महकमे को लेकर खास तौर पर हमेशा आतुर रहते थे कि उनके पास रहे और रहा भी लंबे समय तक। अब आरजेडी के पास गया और उम्मीद जगी कि भाई शायद तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्रालय इसलिए लिया है कि कुछ विशेष होने वाला है। विशेष तो नहीं हो रहा है अभी भी, लेकिन यह बताइए कि आखिर कब तक मुख्यमंत्री से मिलते हैं शिक्षा मंत्री, फिर आकर कहते हैं कि महीनों का वक्त लगेगा, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। देखिए, ये छात्र और युवाओं के हितों से संबंधित प्रश्न है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और मैं आपको बतला दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार स्वयं छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के युवाओं से संबंधित कोई भी मुद्दे को काफी गंभीरता से लेते हैं। जहां तक रोजगार का प्रश्न है तो आप समझिए कि जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार हमेशा चाहते हैं कि बेहतर रोजगार सृजन किया जाए और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जाए, और उसके लिए सरकार सतत रूप से सभी विभागों में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, लगातार, अभी आपने देखा ही होगा स्वास्थ्य विभाग में, तो इस प्रकार लगातार हम लोग इस प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक इस टीटी और इस 7वीं चरण का प्रश्न है तो मैं आपको बतला दूं कि सरकार ने पारदर्शिता, जैसा कि बीजेपी के रोजगार का कॉन्सेप्ट तो अलग है। जब नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं और जब युवा उनसे नौकरी की मांग करते हैं तो वो पकौड़ा तलने की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं। हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं और हमने ऑर्गेनाइज, हमारे नेता ने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में बेहतर रोजगार सृजन का प्रयास किया। अरे भाई, ये शिक्षक अभ्यर्थी का बता दीजिए परिमल जी। अब हो गया ना, इतना बोल लिया ना आपने, अब शिक्षक अभ्यर्थी पर आइए। हाँ, और फिर मैं बतला दूं,
देखिए, हाँ, अब मैं शिक्षक अभ्यर्थी पर आ रहा हूं। देखिए, सरकार ने सफलतापूर्वक छठे चरण को पूरा किया था। कहां पूरा किया? उस पर भी नाराजगी है, उस पर भी लोग कह रहे हैं कि अब तक वो भी पूरा नहीं हुआ सही से। नहीं, नाराजगी है तो आपको बतला दें। देखिए विनोद शर्मा जी, एक मिनट। विनोद जी छात्रों की जो मांग है, नहीं, देखिए, ये छात्रों की जो मांग है उसके तकनीकी पहलू को आप समझें। एक्चुअली सरकार ने इसको अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास किया है। आप 2019 से ट्रांसपेरेंट ही बना रहे हैं। क्वालिटी 2019 से 3.5 साल बीत गए। सरकार ने डिजिटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस सिस्टम के लिए इंट्रोड्यूस कर रही है। कौन सा सिस्टम है भाई? कौन सा सिस्टम है कि 3.5 साल से अभ्यर्थी सड़क पर हैं? आप कह रहे हैं सिस्टम नहीं हो, है ना? जो क्वालिटी वाले छात्र हो वो शिक्षक बने, इसके लिए सरकार ने सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम और डिजिटल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए सरकार प्रयासरत भी है और इसके लिए नियमावली का भी निर्माण किया जा रहा है। तो मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि कुछ समय, है ना, बहुत समय नहीं, आप जानते ही है कि कितना समय, अगर इतना है तो बताइए ना, कोई डेडलाइन दे दीजिए, कोई डेडलाइन दे दीजिए अगर इतना है तो। आप करते हैं जल्द, आप कहते हैं थोड़ा समय, वो थोड़ा आपके लिए बहुत होता है। आज भी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को अरे बीजेपी वाले तो अव्यवस्था फैलाने वाले हैं। संजय जायसवाल तो बेरोजगार हो गए, मानसिक असंतुलन की स्थिति से गुजर रहे हैं। ये युवा के हितों से भी में भी राजनीति ही इनको दिखलाई दे रही है। ये कभी गंभीर नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ इनसे? ठीक है, परिमल जी, विनोद शर्मा जी और परिमल जी, विनोद जी काम कर रही है, सभी लड़कों को रोजगार मिलेगा। ठीक है विनोद जी, हो गया। सरकार ने 20,000 जो 20 लाख ठीक है परिमल जी, किया उससे हमारी, ठीक है परिमल जी, अब हो गया। परिमल जी बस, परिमल जी अब, परिमल जी रुकिए। हाँ परिमल जी अब रुकिए, परिमल जी अब रुक जाइए, हो गया। परिमल जी कर रही है। हाँ परिमल जी बस हो गया, 1 मिनट। और विनोद जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं आज फिर कह रहा हूं कि रोजगार के मसले पर बात है, बीच में मत कूदिए आप लोग। और रही बात आपकी, तो आपने क्यों नहीं दबाव बनाया मुख्यमंत्री पर? अपने समय में बात कर रहे हैं कि हमने भी कर दिया था, क्यों नहीं दबाव बनाया? क्यों नहीं सरकार से समर्थन वापस ले लिए? चैनल पर मैंने कई एक बार आके कहा कि हम लोग दबाव समर्थन ले लेते वापस। अगर इतना युवाओं के हित की चिंता थी तो मंत्री थे मुख्यमंत्री जी के, समर्थन वापस ले लेते, बार बातें सरकार से बाहर हो जाते। अरे इनको खाली सिर्फ सत्ता सुख से मतलब है, इनको लोगों के कल्याण से क्या मतलब है? भारत की जनता जान चुकी है। ये देखिए बीजेपी, मैं एक्सपर्ट विनोद जी, परिमल जी, अच्छा परिमल जी आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, परिमल जी आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप सर्टिफिकेट मत बांटिए प्लीज। बीजेपी जानबूझकर, अच्छा ठीक है परिमल जी रोजगार, क्योंकि चलिए डॉक्टर संजय है कि यदि डॉक्टर संजय विनोद शर्मा जी, ये धार्मिक भावनाओं, विनोद शर्मा जी, विनोद जी और परिमल जी आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, मैं सवाल पूछने के लिए हूं ना बीजेपी से। चलिए डॉक्टर संजय मुझे बताइए जरा, ये रोजगार का मसला है, नियुक्ति पत्र बांटने का ये चलन शुरू हो गया है कि नियुक्ति पत्र के लिए बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो, लाखों रुपए खर्च हो, पूरा तामझाम हो, लेकिन नौकरी देने के लिए या फिर नौकरी के लिए जो अभ्यर्थी सड़क पर हैं उसकी कोई सुध नहीं ले रहा। 3.5 साल का वक्त हो गया है, एक लाइन आता है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई भाई, कब तक मजा लेंगे? डॉक्टर संजय। नहीं ठीक है, शब्दों से, इस तरह का शब्दों से बचना चाहिए। और ठीक है, कभी कुछ उस प्रवाह में बोल गए, इससे बच्चों की भावनाएं आहत होती हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, चूंकि 7वें चरण की नियुक्ति में ये जो अभ्यर्थी हैं इनको भी पता होगा कि नियमावली में बदलाव करने की बात चल रही है। 6ठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया या नियोजन की प्रक्रिया जो कह लीजिए वो आधी अधूरी रह गई। 50,000 पद तो अभी उसी में रिक्त हैं और उनको क्लब कर दिया गया कि जब 7वें चरण की नियुक्ति होगी तो उसके साथ उनको ये किया जाएगा। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ों को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ कहीं से गड़बड़ी ना हो, लेकिन आखिर नियमावली बनाने में कितना लंबा वक्त लगता है? चीज़ों को तय कर लीजिए। जो मेरी जानकारी है कि 8500 नियोजन इकाइयां हैं जिसमें अलग अलग तरह से आवेदन बच्चे देते हैं या जो अभ्यर्थी हैं वो देते हैं। उनको कहा गया कि नहीं, ये नियोजन इकाइयों का कोई रोल नहीं होगा, सीधे बच्चे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, सेंट्रलाइज उनका एप्लीकेशन आएगा, उसी के आधार पर चीज़ों को तय कर दिया जाएगा। बस केवल काउंसलिंग के लिए उनको नियोजन इकाई के पास जानी होगी।
साहब आपको नियमावली बनाने में अगर कुछ चेंज ही करना है, अभी तक तो आपकी नियमावली ही नहीं बनी है। जब नियमावली पहले बन जाएगी तब तो बच्चे आवेदन करेंगे उस सेंट्रलाइज प्रोसेस में। अभी तक आपने नियमावली ही नहीं बनाई है, और नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव की तो जरूरत है नहीं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट आप करना चाहते हैं। एक कमेटी की भी बात चल रही है कि जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी होंगे, जो चीज़ों को समझते हैं कि फर्जी डिग्री को लेकर के या फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के या मेरिट लिस्ट को लेकर के सरकार की छीछा लेदर होते रही है। अभ्यर्थी छठे चरण में भी कोर्ट में चले गए हैं। इसको लेकर के अगर एक कमेटी ही बनानी है तो आखिर कमेटी बनाने में इतना लंबा वक्त कैसे लगेगा? हाँ। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी। मैं एनडीए और महागठबंधन पर नहीं जाना चाहता हूं, बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बच्चे जो उम्मीद पाले बैठे हैं, इन बच्चों के लिए अगर आपके मन में इच्छा शक्ति होगी तो आप 10 दिन में नियमावली बना देंगे, 12वां दिन उनका सेंट्रलाइज एप्लीकेशन आ जाएगा। आखिर हद होती है इंतजार का ना। वो तो बच्चे कह रहे कि आपका कब तक नियमावली बनेगी, कब आप इस सेंट्रलाइज एप्लीकेशन लेंगे, कब हमारा नियोजन होगा, कब मेरी सबसे बड़ी बात है ना संजय, कब हमें मिलेगा। डॉक्टर संजय, असल मसला ये है कि यहाँ पर बयानबाजी की बात है ना। आपने जैसे कहा शब्दों से बचना चाहिए। शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया, वो भी तब जब डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समझ लीजिए पहले। एक मिनट, आ रहे हैं मृत्युंजय जी, आ रहे हैं मृत्युंजय जी, आप ही के पास आ रहे हैं। क्या कहा? आपके पास आ रहे हैं, रुकिए तो, मिलेगी आपके पास आ रहे हैं, रुक जाइए। कि हमने नियुक्ति दिया, थोड़ा सब्र कीजिए। सब्र क्या करें? शिक्षा मंत्री बाहर निकल के ये कहेंगे कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो 3 महीना में तो नियुक्ति दिया जा रहा है। ये 17 साल से जो सरकार, देखिए यहाँ पर कोई जजमेंट सुनाने के लिए तो हम बैठे नहीं है, लेकिन आप सब एक ही हैं, आप सब एक ही हैं। तो कोई अमर्यादित शब्द नहीं है, ये कोई गलत शब्द नहीं है। हमने उनको कहा वो भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, वो तनाव ना ले। समय बताइए, समय बताइए। कर रही है, हम भी कर रहे हैं, को समय बताइए। गलत शब्दों का नहीं, गलत शब्द क्या होता है भाई? वहां पर वो परेशान है और आप कह रहे हैं कि मजा लीजिए कि गलत कह रहे हैं। नहीं, बात गलत की नहीं है, बात शब्दों के चयन की है, कोई गाली नहीं है वो। क्या है? लेकिन आप ऐसे मत बोलिए। आप थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये कौन सा गलत? अरे कौन सा मजा लेंगे भाई, कौन सा मजा लेंगे? परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि रोजगार मिले। कोई सीमा है कि नहीं? ये एनडीए की सरकार की सीमा है कि नहीं? महागठबंधन सरकार में नियुक्ति मिल रहा है, लोगों को पत्र बांटा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मृत्युंजय तिवारी जी और विनोद शर्मा जी, मृत्युंजय तिवारी जी और विनोद शर्मा जी, अभ्यर्थियों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आरजेडी या बीजेपी या जेडीयू, उनको नौकरी चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि आप गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक दीजिए। अभ्यर्थियों को नौकरी से मतलब है। यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा से बाहर जाइएगा तब कीजिएगा। एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिला? आप सरकार से बाहर जा सकते हैं, दे दीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा। हट सकते हैं। 39 सांसद है ना, अभी मौका मिला है, कर दीजिए ना। 39 सांसद अभी मौका मिला है, कर दीजिए, वाहवाही लीजिए, बच्चों का आशीर्वाद लीजिए। ये लड़कों का भविष्य यही सरकार सजाएगी, संवारेगी। थोड़ा इंतजार करें। मजाक कर रहे हैं आप लोग। आप कुछ नहीं कर पाइएगा। नहीं तो कब करेंगे? कब करेंगे? कोई डेडलाइन दे सकती है सरकार, कोई समय तय कर सकती है सरकार। मृत्युंजय जी कोई समय तय हो सकता है तो बताइए। कोई समय तय कर सकते हैं, सरकार बोल सकती है कि हाँ इतने दिन में कर देंगे, तो ये बोल दीजिए। अभ्यर्थियों को मैं दिलासा दूंगा कि हाँ इतने दिन में हो जाए। अभिषेक जी, जब सरकार कोई नीति बनाती है, सरकार कोई काम करती है, तो ये डेडलाइन नहीं होता है कि हम आज कर देंगे। 7-8 सरकार ने कहा हम करेंगे। सरकार ने आधे से अधिक बहालियां नहीं की है जो मृत्युंजय जी, कोई नीति के चक्कर में अनिश्चित काल का इंतजार नहीं होता, अनिश्चित काल का इंतजार नहीं होता। चलिए मैं एक बार प्रीतम का फिर से रुख करूंगा। प्रीतम मुझे बताएं कि चूंकि भूख हड़ताल की इजाजत तो नहीं मिली, सरकार कह रही है कि इंतजार करना पड़ेगा, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वाकई नाइंसाफी हो रही है क्योंकि अभ्यर्थी कब तक इंतजार करें। तो अब बताइए कि अगला कदम इनका क्या होगा, क्योंकि भूख हड़ताल की इजाजत मिल नहीं रही है और अभी सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भूख हड़ताल से समाधान भी नहीं निकलेगा। अगला कदम क्या होगा? सरकार तो कह रही है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा समय चाहिए। अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोगों ने डीएसपी आवास जा करके आवेदन किया था कि अनिश्चितकालीन आमरण भूख हड़ताल के लिए परमिशन दीजिए। वहां पर बोला गया कि 22 को हम देंगे और 22 तारीख को एन मौका पर बोला गया कि यदि आप लोग धरना प्रदर्शन के साथ आमरण अनशन करते हैं
तो आपको भगा दिया जाएगा और लाठिया से पीटा जाएगा, गर्दनी भाग से भगा दिया जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? प्राथमिक विभक्ति चाहिए हम लोगों को, आगे हम लोग का धरना चालू रहेगा। सर देखिए, इंतजार करेंगे, सही बात है, लेकिन उसके लिए एक मिनट, उसके लिए एक डेडलाइन होना चाहिए। जैसे हम लोगों का एग्जामिनेशन का डेट निकलता है या इलेक्शन के जो है उसका डेट निकलता है, लेकिन सरकार कह रही है कि नियमावली में बदलाव का है और बदलाव में कोई निश्चित समय नहीं है। प्रीतम, वहाँ तक इंतजार, ये अभी भी सरकार निश्चित समय नहीं देने की स्थिति में है। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि थोड़ा नियमावली में बदलाव करना है, उसमें थोड़ा समय चाहिए। सर वो गलत कह रहे हैं, इसलिए कि नियमावली में बदलाव करना है, नियमावली को बदल नहीं देना है, उसमें थोड़ा सुधार करना है। तो थोड़ा सुधार में इतना टाइम लग जाएगा, 4 महीना इसका भी हो गया। ज्यादा दिन तो नहीं लगना चाहिए सर, हम लोग का एक कट ऑफ डेट चाहिए। जिस हिसाब इलेक्शन का डेट आ जाता है पूरा शेड्यूल, वैसे हम लोग का ये पूरा शेड्यूल आना चाहिए। एक कट ऑफ डेट हम लोग का जारी होना चाहिए और दिसंबर में ही होना चाहिए। नियमावली सुधारने में सर 7 से 8 दिन का काम है, मुश्किल से। ऐसा काम नहीं है कि 2 साल 4 साल नियमावली सुधारने में आप लोग क्या करेंगे? सर हम आंदोलन। अच्छा, लेकिन प्रीतम एक बड़ी अच्छी बात कही किसी ने, चूंकि चुनाव का जिक्र किया उन्होंने। मैं एक बार स्टूडियो में फिर से चलता हूं प्रीतम स्टूडियो की तरफ फिर से मैं चलता हूं और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजय, मैं उनसे पूछता हूं कि डॉक्टर संजय, एक टिप्पणी आई है, एक उसी में अभ्यर्थी ने एक बात कही है इसी हो हल्ले में कि चुनाव के लिए जो समय होता है और चुनाव के लिए तैयारी होती है, उसके लिए तो निश्चित समय में सारा कुछ हो जाता है। एक समयावधि होती है, तय समयावधि होती है और उसी में सारी चीजें होती हैं। तो ये कौन सी नियमावली है कि भाई वो चुनाव से भी बड़ी प्रक्रिया बन गई है कि जिसकी नियमावली तैयार ही नहीं हो रही है और इसका निश्चित समय सरकार बताने की स्थिति में ही नहीं है? नहीं, वो ठीक उनके सवाल हैं। हर चीज का एक अवधि होती है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ा कार्यक्रम मानते हैं चुनाव को, और उसकी भी तैयारी आसानी से हो जाती है सही समय। बिल्कुल। नहीं, आपने देखा इसी देश में, इसी राज्य में कोरोना काल में चुनाव हुआ, जब लोग दूरियां बनाए हुए थे, घरों से निकलने की स्थिति में नहीं थे, उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि नहीं, अगर चुनाव होनी है तो होनी है। तो अगर ये बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है, जिस वजह से गड़बड़ियां होती हैं या लगता है कि कोर्ट में लोग चले जाते हैं, चीज़ें रुक जाती है, ठहर जाती है, तो सरकार इसमें नियमावली में बदलाव करना चाहती है, तो एक टाइम फ्रेम तो बता दे कि हाँ, हम इतना टाइम फ्रेम में हम नियमावली बना करके और चीज़ों को अनाउंस कर देंगे, इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बच्चे यही तो कह रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि कब से हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर मान लिया जाए कि सेंट्रलाइज्ड ही एप्लीकेशन है तो उसकी एक तिथि तो बता दीजिए, प्लस एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और बताइए कि हाँ, इस अवधि में आपके जो सर्टिफिकेट हैं, मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, सर्टिफिकेट की जांच हो जाएगी और इसमें ये नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा आपको चयनित कर लिया जाएगा या आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो टाइम फ्रेम तो बताना होगा। जो इंतजार में होते हैं बच्चे, जिनके पेट में भूख होती है, जिनको रोजगार की जरूरत होती है, वो बच्चा के लिए एक दिन भी काटना बड़ा मुश्किल होता है। लगता है कि भाई चलिए, हमने अगर ये और इसको किसी टेलीविजन डिबेट या स्टूडियो के नजरिए से ना देखें। हम सबने देखा है कि अपने आसपास के लोगों को, हम सबने अपनी युवावस्था में सारे बच्चे देखते हैं कि आसपास रिश्तेदार, नातेदार या फिर पड़ोसी या जानने वाले दोस्त, सब जगह सवाल उठते हैं कि भाई इनकी नौकरी कब होगी, इनकी नौकरी कब होगी, कब रोजगार इनको मिलेगा। तो ये एक मानसिक दबाव बना रहता है। डॉक्टर संजय, बता रहा हूं कि जी, मैं तो बता रहा हूं कि जिस दिन ये बच्चे बीटीईटी और एसटीईटी क्वालिफाई किए होंगे, उसी समय उनके मन में वो आश्वस्त हो गए होंगे, अपने बूढ़े माता पिता को, परिवार के लोगों को आश्वस्त कर दिए होंगे कि भाई मैं जो सरकार टीचर बनने के लिए जो एक परीक्षा लेती है उसमें मैं क्वालिफाई कर गया हूं और अब मैं शिक्षक तो बन ही जाऊंगा। लेकिन उस सर्टिफिकेट लेने के बाद भी ठीक है, प्रक्रिया आपकी जो हो, नियमावली आपकी जो हो, तरीका आपका जो हो, लेकिन एक टाइम फ्रेम में जब उन बच्चों को नौकरी देंगे तो उसके बाद वो तो आश्वस्त होंगे कि हाँ, इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद इतने टाइम फ्रेम में फिर जो उनके बाद वाली पीढ़ी है, अभी तो मैं कह रहा हूं कि 7वें चरण का ही है, अभी तो और भी चरण बाकी है। बिल्कुल। तो जब 7वें चरण में ही इतना विलंब हो रहा है तो बाकी चरण में क्या होगा? तो सरकार को एक टाइम फ्रेम तो बतानी सबसे बड़ी बात है ना कि ये मुद्दा हर चुनाव में सरकार को या विपक्ष को बनाकर रखना है, सियासी दलों को। अभी 5 साल और बीत जाएंगे, 5 साल बाद अब आगे वाले चरण की भी इंतजार, उसका भी इंतजार रहेगा। बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगार बढ़ेंगे।
तो मुद्दा तो बना रहेगा। विनोद शर्मा जी, मैं एक सवाल, मैं कोई जजमेंट नहीं यहां सुनाने जा रहा हूं कि कौन सही कौन गलत। विनोद जी, मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो मुद्दा लटका पड़ा है, इसका गुनहगार कौन है? अगर आप दूसरे को बोल रहे हैं तो मैं पूछता हूं कि आप क्यों नहीं? 2019 से वो इंतजार है और 22 तक आप सत्ता में थे। जेडीयू ने आपको सत्ता से बाहर करके आरजेडी के साथ सरकार बना ली। आप तो वापस नहीं हटे, आपने तो जेडीयू को नहीं छोड़ा, आपने तो नीतीश कुमार से रिश्ता नहीं तोड़ा। देश और संविधान विरोधी गतिविधि के कारण परिमल जी मुझे लगता है, एक मिनट वाले जो एक मिनट विनोद जी, परिमल जी आपका नाम विनोद शर्मा है क्या? और उसके परिमल जी आपका नाम विनोद शर्मा तो नहीं है मेरे ख्याल से। विनोद जी, कात्यायन जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्वे सर्वा थे हमारे समय में भी, और हम लोग सहयोगी थे। निश्चित रूप से हमारी भी। तो क्या आप इतने कमजोर, तो आप आज स्वीकार करिए, आप स्वीकार करिए टेलीविजन पर कि आप एक कमजोर सहयोगी थे, आप दबाव नहीं बना पाए नीतीश कुमार पर। नहीं, देखिए, हम बार बार मुख्यमंत्री क्यों भागे? हमारे प्रश्नों के बाद छोड़ से भागे। हमारे अध्यक्ष ने, हमारे नेताओं ने बार बार प्रश्न किए कि सरकार न कहीं गलतियां कर रही है, कमजोर है, हम इसको सुधारें। वो सुधारना नहीं चाहते थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री उनके काफी करीबी थे, बार बार उनसे आश्वासन दिलवाते थे और बदल जाते थे। इसमें बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी अपने विभागों में मुस्तैदी से काम किया और अपनी जो भी कर सकते थे हमने किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री आज भी सर्वोसर्वा है, राजद की हिम्मत नहीं की घोषणा करते। चंद्रशेखर जी भी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी एक बात आप भी सुन लीजिए। विनोद शर्मा जी, विनोद जी तो आरजेडी अपनी पीठ तो थपथपा सकती है ना कि कम से कम तेजस्वी यादव इतना तो कम से कम ताकत रखते हैं कि नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि नहीं, हमें रोजगार देना है, तो दबाव ही सही, काम तो कर रहे हैं। उस दिन डॉक्टर संजय ने भी कहा था कि दबाव में ही सही, लेकिन सरकार कम से कम नौकरी तो दे रही है। महीना तय करवा देना कि इस महीने में देंगे। तेजस्वी जी राजद में हिम्मत, चलिए ठीक है, तय करवा दे। हाँ ठीक है। विनोद जी अब हो गया। विनोद जी महीना तय हो गया। हाँ ठीक है, अब आपने बोल लिया ना, अब परिमल जी के पास जाएंगे और आप बीच में नहीं अब आप नहीं टोकेंगे। मैंने परिमल जी को भी रोका था, अब आपको भी रोक रहा हूं, अब परिमल जी बोलेंगे। परिमल जी बोलिए, क्या सारे इस पूरे फसाद की जड़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं? नहीं, कभी नहीं। आप सब समझें कि वो छात्रों के हितैषी हैं और छात्र उनकी नीतियों और नहीं, तो बीजेपी तो कह रही है कि हमने तो बहुत दबाव बनाया इसीलिए वो हमसे भागे। देखिए बीजेपी की बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार की संस्था है भारतीय सांख्यिकी आयोग, उसने कहा कि पिछले 45 वर्षों में नरेंद्र मोदी के सरकार के बने कार्यकाल में बेरोजगारी चरम पर है। सभी रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। बिहार का ना जवाब दीजिए। बीजेपी की सरकार कि बीजेपी की नीति है। देखिए बीजेपी अव्यवस्था फैलाना चाहती है, बीजेपी जानबूझकर। अरे भाई, आप तो व्यवस्था बना सकते थे, आपकी सरकार थी, आपके मुखिया थे, क्योंकि आपने क्यों नहीं बनाया? ये इनका ये मानना है। तो आपकी नजर में गुनाहगार कौन? बीजेपी है। तो लोगों को अगर शिक्षकों का नियोजन नहीं हुआ तो गुनाहगार कौन? बीजेपी। इनको बिहार के छात्रों के हितों परिमल जी, गुनाहगार कौन? बीजेपी। और जहां तक हमारी सरकार और हमारे नेता का प्रश्न है, तो हमारे नेता छात्र आंदोलन की ही उपज रहे। मैंने आपको कहा, और वो काफी संवेदनशील, आज भी उन्होंने शिक्षा विभाग से बात की है और त्वरित अधिक जल्द से जल्द इस प्रकार के नियमावली के निर्माण के निर्देश उन्होंने दिए। इसलिए छात्रों से भी अपील है कि वो धैर्य रखें। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार हमेशा छात्रों के हितैषी रहे, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन ही छात्र आंदोलन से निकला है। तो लेकिन बीजेपी वाले अफवाह और भ्रम फैलाते हैं, ये तो झांसा देते हैं, सिर्फ झांसा देकर उन्होंने। अरे देखिए, अब परिमल जी आप झांसे पर आएंगे तो बहुत सारी बातें फिर खुल जाएंगी। 2 करोड़ परिमल जी झांसे पर आएंगे तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। लोग हैं, बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। ये भी तो सच है, ये भी तो सच है कि जो आप बांट रहे हैं इस वक्त, वो क्या सच्चाई है उसकी? एग्जाम्पल देता हूं, ये देखिए, अभी जो आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उसका सच भी बता दीजिए। लेकिन युवाओं के हितों को नहीं। अच्छा ठीक है, नियुक्ति पत्र की बात मैं बतलाता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ लगातार नियुक्ति पत्र के वितरण किए जा रहे हैं। कौन सी नौकरी की बात कर रहे हैं आप? इस बात को स्वीकार सकते हैं कि हाँ, ये एनडीए की सरकार के समय की बहाली थी। मोदी सरकार वितरित कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। कुल जनसंख्या 120 करोड़ है। अभी भी ये 1931 के जनसंख्या को आधार मानकर नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। अच्छा विनोद जी आप रुकिए। ठीक है, बीजेपी की तो यही। चलिए मृत्युंजय जी के पास चलेंगे। मृत्युंजय जी के पास 1 मिनट। परिमल जी कभी हाँ ठीक है, परिमल जी 1 मिनट रुक जाइए।
मृत्युंजय जी, मैं उम्मीद करता हूं कि एक सुलझे, एक मिनट के सपनों को परिमल जी, अरे परिमल जी हो गया, सपना आप पूरा करेंगे। हाँ, मैं मालूम है, सपना पूरा करेंगे, आपको अपना भी सपना, सबका सपना पूरा करना है। मृत्युंजय जी, निश्चित, एक मिनट परिमल जी बोलिए। हाँ मृत्युंजय जी, मुझे एक बात बताइए, और मैं मानता हूं कि एक सुलझे हुए नेता के तौर पर बताइएगा, एक पार्टी के प्रवक्ता तो आप हैं, लेकिन फिर भी युवाओं के बारे में सोच के, इस अब तक जो इंतजार हुआ या अब तक जो मामला लटका रहा, इसका जिम्मेदार कौन? सोच समझकर। शिक्षा मंत्री जेडीयू कोटे से थे, जो बीजेपी कह रही है उनका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो अब अगर आप ये कह देंगे बीजेपी, तो फिर मेरा सवाल अगला भी होगा, आप बताइए कौन है जिम्मेदार, कौन? अभिषेक जी, हाँ, सरकार नियुक्ति देती है, सरकार नियुक्ति नहीं देती है। हमारी सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार महागठबंधन की बनने से मात्र 80-85 दिन हुए हैं, और इसके पहले सरकार में बीजेपी थी। इस बात से तो किसी को इनकार, इसमें कोई राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं सवाल उनसे भी। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, तब से लगातार आप देखिए 2020 का भी विधानसभा पूरा नहीं, लेकिन उस नियुक्ति पत्र की बात मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये नियुक्ति पत्र अभी तक तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र वो छोड़ दीजिए, वो तो बहाली हो चुकी थी, हमने क्या कहा, अब आगे क्या होने जा रहा है? सुनिए ना, सुन लीजिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए ना। पूरा मुद्दा तेजस्वी यादव जी का रोजगार था कि नहीं था? ये बिल्कुल विधानसभा में बिल्कुल था। 19 लाख रोजगार की बात हुआ, तो लेकिन बीजेपी को जो भी मौका मिला, 19 लाख में 19 लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। बड़ा मुश्किल है भाई। अरे अभी बीजेपी सुनिए ना, अब हम उन अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हैं, आपके जिम्मेवार बहस। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, क्या ये आप स्वीकार कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव जब आए हैं सरकार में, तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर दबाव बनाया सरकार पर, और इस वजह से ये रोजगार का मुद्दा उठा? देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बीजेपी के साथ भी थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बीजेपी के साथ भी थे। एक मिनट भाई, बड़ा मुश्किल है, एक मिनट सुनिए ना अभिषेक जी। 10 लाख रोजगार देने का वादा तेजस्वी यादव जी ने किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसे 20 लाख कर दिया 15 अगस्त को गांधी मैदान के दिन। ये तो दिख रहा है ना कि हमारी सरकार में तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार अचानक से इतने ज्यादा रोजगार देने के प्रति उत्साहित हो गए? बीजेपी का बीमारी है भाई, उन बच्चों के नाम पर, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनको बिहार का नाम हंसा रहे हैं आप लोग, बिहार का नाम हंसा रहे हैं, पूरे जगहसाई कर रहे हैं बिहार का। एक मिनट विनोद जी, उन बच्चों को भी राजनीति, उन बच्चों को, अभ्यर्थियों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। हम अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हैं, ये सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके भविष्य को सजाने संवारने पर लगी हुई है। एक बार फिर प्रीतम के पास चलता हूं, कितना विश्वास है प्रीतम, कितना विश्वास बन रहा है अभ्यर्थियों में? क्योंकि देखिए, मैं फिर कहूंगा कि अभ्यर्थियों को भी आप कहिए कि पार्टी पॉलिटिक्स में ना पड़े। उनको क्या लगता है, क्योंकि पहले भी सरकार थी, मुखिया नीतीश कुमार ही थे, अब भी सरकार है, मुखिया नीतीश कुमार ही है, क्या उनको भरोसा है कि सरकार नौकरी दे रही है उनको? क्योंकि सरकार का तो दावा है कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख कहा, नीतीश कुमार ने उसको 20 लाख कर दिया। जी अभिषेक, कुछ बात कहने से पहले मैं भी अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा। रोजगार के मसले में चाहे बात भाजपा की हो, चाहे बात जदयू की हो या कांग्रेस की हो, सबका जो रुख है लगभग एक ही है। आपको याद होगा कि कल जो है महेंद्रू में जो रेलवे का जो कार्यालय है, उसके सामने सैकड़ों संख्या में रेलवे भर्ती यह कहकर प्रदर्शन करने लगे कि उनका पीटी हो चुका है, उनका फिजिकल हो चुका है, लेकिन अब तक जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिली है। तो जो रोजगार को लेकर जो रिकॉर्ड है, वो भाजपा का भी उतना साफ नहीं है, बल्कि भाजपा इस बात को लेकर काफी विरोधियों के निशाने पर रही है। अब बात यहाँ पे जो छात्र अभ्यर्थी है, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, हम उनसे खुद जान लेंगे। ये बताइए कि जो सरकार कह रही है, आपको सरकार की बातों पे कितना भरोसा है, और कब मान के चलते हैं कि आपका जो नियोजन 7वें दौर का जो नियोजन वो हो जाएगा? सर, सरकार पे हमें जो है रत्ती भर में जो है भरोसा नहीं है। हमेशा जो है टाइम पर टाइम देते जा रही है, तारीख पे तारीख देते जा रही है। लग रहा है कब उनका तारीख समाप्त होगा ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन प्रीतम, तारीख मिली लेकिन नौकरी नहीं मिली ना? पहले सरकार कोई और थी, अब कोई और है। एक्चुअली है क्या कि जैसे मतलब हमको लिखित भी आश्वासन, ये जो नई सरकार आई है 10 अगस्त 2022 के बाद जो नई सरकार आई है, जब तक भाजपा थी तो ठीक है, भाजपा थी, अब तो
तेजस्वी यादव है। 4 महीना हो गया ना, उसका भी लगभग 4 महीने के आसपास हो गया है। तो कहने का मतलब है सब कुछ कंप्लीट है। हम लोग भी सचिवालय आते जाते रहते हैं, हम लोग भी पता लगाते रहते हैं कि ऑफिशियली क्या हो रहा है। तो उधर सब कुछ हो गया है, सब कुछ कंप्लीट है। तो फिर रुकावट किस चीज की है? मुख्यमंत्री रुकावट किस चीज की है? मुख्यमंत्री के साइन बिना और शिक्षा मंत्री के साइन बिना बहाली केवल रुका हुआ है। और सर सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि नियमावली में संशोधन हो रहा है, इसलिए जो प्रीतम पूछिए कि इसका मतलब उनको लग रहा है कि चाहती ही नहीं है सरकार, ऐसा उनको लग रहा है। मेरा सवाल है, उनसे जवाब मांगिए कि देश का संविधान बनने में कितना वक्त लगा था। एक मिनट, कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगता कि सरकार जो है वो चुनाव का वेट कर रही है? सरकार ये बिल्कुल चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं वो लोग, हम लोग को चुनावी भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं सर, मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। एक बहाना है, इस बहाली को चुनाव तक ले जाना है। सर अगर सरकार चुनाव का इंतजार कर रही है ना, तो हम लोग भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी बताएंगे कि किस तरीके से इनको इंतजार का मजा दिलाया जाता है। मृत्युंजय चौधरी जी, तेजस्वी यादव जी, जिस तरीके से आप हमको सड़क पर लाए हैं, हम आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से सड़क पर नहीं लाए, तो फिर आप बताइएगा। मृत्युंजय बाबा जी से मेरा साफ सवाल है, अभी लाइव डिबेट में वो बने हुए हैं, जरा गौर से सुनिएगा बाबा आप, कि संविधान जो बनाने वाले हैं ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी, वो भी बैठ कर रो रहे होंगे कि हमने तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान की रचना कर दिया और पूरा भारत का समस्या का निदान कर दिया। समय समय पर संशोधन होता है। कौन सी नियमावली है जिसका खिचड़ी अभी तक पक ही नहीं रहा है? जरूर बताइए। बस 4 साल से नियमावली बन रही है। इनका मेन एजेंडा है इस बहाली को लोकसभा चुनाव तक ले जाना है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बस स्टूडियो में चलते हैं फाइनल कंक्लूजन के साथ, क्योंकि आंदोलन तो लगातार ये चल रहा है, प्रदर्शन। मृत्युंजय जी, एक सवाल उन्होंने पूछा है और संविधान से जोड़कर पूछा कि संविधान बनाने में भी इतना वक्त नहीं लगा था जितना इस नियमावली के चक्कर में लग गया है। उनको लग रहा है कि भाई तेजस्वी यादव 2020 में मुद्दा बनाए थे और सरकार तब उनकी नहीं बनी थी, एनडीए ने बनाई थी, इसलिए तेजस्वी यादव अब अगले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। सीधा नाम तेजस्वी यादव का। देखिए हम उनकी भावनाओं के साथ हैं। स्वाभाविक है, बीजेपी ने उनका जो हाल कर दिया है, उनका आक्रोश दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी ने किया, बीजेपी का हाथ है भाई। विनोद जी, विनोद जी, एक मिनट। इनके इन अभ्यर्थियों के भविष्य को सजाया संवारा जा रहा है। इनके अंधकार में भविष्य में उजाला आएगा। अब इंतजार यही करना है कि आप विश्वास वो जगा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनका विश्वास तो टूट चुका है। विनोद शर्मा जी 10 सेकंड में आप अपनी बात कहिए, फिर मैं एक्सपर्ट के पास चलूंगा। विनोद जी, ये बीजेपी की जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं ना विपक्ष क्या करता है। विपक्ष वो काम करती है, बीजेपी चली जाएगी। ये सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार आई है। बीजेपी क्या बीजेपी सरकार पर वाकई दबाव बनाएगी? बाहर चल जाएगा। क्या सरकार पर दबाव बीजेपी बनाकर रखेगी? निश्चित रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सड़कों पर। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं और प्रीतम भी हमारे साथ बने हैं। प्रीतम, आप अभ्यर्थियों को ये कह दीजिए कि सरकार की तरफ से सत्ता पक्ष का ये वादा है कि उनके चेहरे पर हंसी, उनके होठों पर मुस्कान यही सरकार लेकर आएगी। हालांकि वो कब होगा, कैसे होगा नहीं पता, क्योंकि हमारा प्रयास यही था कि भाई हम चर्चा करें, इसीलिए हमने डिबेट का समय भी बढ़ाया कि कम से कम अभ्यर्थियों की नाराजगी, उनका आक्रोश, उनकी पीड़ा सत्ता पक्ष तक और विपक्ष तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए सी बिहार झारखंड के साथ।